हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हमारी MCQ की जो ये सीरीज़ है आपके लिए डेली आती रहेगी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें और अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकें। अगर आप चाहें जुडिशरी की प्रिपरेशन करें, APO की तैयारी करें, JLO की प्रिपरेशन करें, LLB LM एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, तो वो आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाते हैं और आप कभी भी उस प्रश्न को नहीं भूलते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ ही मैं उन सभी कैंडिडेट का जो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो भी कैंडिडेट आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और आज की वीडियो में CRPC के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था, सर CRPC के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आइए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्रोक्लेम्ड पर्सन whose property has been attached can claim the property or sale proceed on appearance कि अटैचमेंट की डेट से कितने दिन के अंदर, ये आपको पता लगाना है। हिंदी में इसका क्या अर्थ बन रहा है समझ लेते हैं। एक घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्की की गई है, यानी कि अटैचमेंट, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात की जा रही है, क्योंकि उसने जो है कोई ऑफेंस किया है और उसके लिए वो पे नहीं कर रहा है, या उसको उसको जो है कुछ और सजा दी गई है, उसके संबंध में अटैचमेंट की गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब बात की जाती है अटैचमेंट, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के बारे में, उसको सेल किया जा सकता है, उसको रीस्टोर किया जा सकता है, उसको रिलीज भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार क्या आंसर है समझते हैं। एक घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्की की गई है, उपस्थित होने पर संपत्ति या फिर बिक्री आय का दावा कर सकता है कितने समय सीमा के अंदर। तो 6 महीने के अंदर, अटैचमेंट की डेट से 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर या फिर 1 साल के अंदर। इसका सही जवाब है हमारा 2 साल के अंदर, और इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इसके संबंध में आपको सेक्शन नंबर 85 को पढ़ना होगा CRPC की, जो बात करती है रिलीज, सेल, रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या कहा गया है, एक दो सेक्शन को तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे डिटेल में तो बहुत ही लंबी वीडियो बन सकती है और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर नहीं हो पाएंगे। तो आज इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन के संबंध में हमारा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 85, जो क्या कहता है, रिलीज के बारे में, सेल के बारे में, रिस्टोरेशन के बारे में, किसके, अटैचमेंट प्रॉपर्टी के। यानी कि जब भी कोई प्रॉपर्टी अटैच की जाती है तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है कोर्ट के द्वारा, कि आप इतने समय सीमा के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे या फिर कोई स्टेप नहीं लेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति उस समय सीमा के अंदर प्रेजेंट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच जो है नहीं किया जाता, या उसके संबंध में वो आकर कोर्ट में अपने बयान दे सकता है कि क्यों उसकी प्रॉपर्टी अटैच ना की जाए। इसके अलावा जब आप इसकी सबसेक्शन 2 को पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि जो अटैचमेंट का प्रोसीजर है ये मिनिमम 6 महीने तो होना चाहिए। इससे पहले जो है अटैचमेंट नहीं की जाएगी। 6 महीने का समय दिया जाएगा किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करके उसे सेल करने के लिए, यानी कि उसे सोल्ड करने के लिए 6 महीने की समय सीमा बताई गई है। साथ ही सेक्शन 84 के अंदर अगर कोई भी क्लेम कर रहा है, कोई ऑब्जेक्शन हो रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो इसका आपको सही जवाब सेक्शन नंबर 85 के सबसेक्शन 3 के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर 2 साल के समय सीमा बताई गई है।
इसके अलावा अगर कोर्ट क्या कहती है कि कोर्ट को अगर वो व्यक्ति जिसके संबंध में अटैचमेंट की गई है उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया और सेल कर दिया और वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं हुआ, लेकिन सेल करने के बाद वो व्यक्ति प्रेजेंट हो जाता है और वो कोर्ट को यह सेटिस्फाई कर देता है कि जो ये अटैचमेंट के संबंध में ऑर्डर था ये मुझे मिला ही नहीं है, या इस कारण से कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए जिस कारण से वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं हो पाया था। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है और उसकी प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई है तो उसके संबंध में वो पर्याप्त पैसा जो है उसको डिलीवर्ड करेगा और उसको अपने पास ले सकता है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर अटैचमेंट करती है और गवर्नमेंट के पास वो प्रॉपर्टी वहां पर आ जाती है। तो ये चीजें थी जो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ध्यान में रखनी थी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द क्वेश्चन वेदर ए स्टेटमेंट वाज रिकॉर्ड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। सेकेंड ऑप्शन है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, थर्ड ऑप्शन है मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, और फोर्थ ऑप्शन है क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। हिंदी में समझ लेते हैं। सवाल यह है कि जांच के दौरान कोई भी बयान दर्ज किया गया था, कानून का प्रश्न है, तथ्य का प्रश्न है, कानून या तथ्य का मिश्रण प्रश्न है, मिक्स्ड क्वेश्चन पूछा गया है, कानून या तथ्य का प्रश्न, तथ्य का प्रश्न तथ्य और परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो इसके संबंध में हमारा सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। और जब हम बात करते हैं क्वेश्चन वेदर द स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड इन द इन्वेस्टिगेशन, तो इसके संबंध में आपको सेक्शन नंबर 164 ऑफ सीआरपीसी को पढ़ना होगा, जो किसके बारे में बात करता है, जो बात करता है कन्फेशन के बारे में, जो बात करता है कन्फेशन के बारे में। इसके अलावा वो बात करता है अदर स्टेटमेंट्स के बारे में, अदर स्टेटमेंट, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी एक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है तो वो सेक्शन नंबर 161 में भी रिकॉर्ड की जाती है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। सेक्शन नंबर 164 जो बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट के बारे में। अब यहाँ पर जब भी कोई कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए किस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या किस कोर्ट के द्वारा उसे जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहला है कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट और कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन बन जाता है क्या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोई भी कोर्ट है तो क्या उसके पास ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ज्यूरिडिक्शन हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, जब भी वो सेक्शन 164 के अंदर जो है स्टेटमेंट को, बयान को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक वर्डिंग आपने अगर बेयर एक्ट के अंदर पढ़ी होगी तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर जो है आपके ऑप्शन आपको एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि कब स्टार्ट होती है, किस समय पर, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान। बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ही आपको और क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ताकि अगर और भी क्वेश्चन बने तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन से तो अच्छे से तैयार हो सकें। तो यहाँ पर इस तरीके की स्टेटमेंट को ऑडियो वीडियोग्राफी द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसे कि हम इलेक्ट्रॉनिकल मीडियम कहते हैं, यानी कि जिसके संबंध में आपको प्रोवाइजो नंबर 1 पढ़ना होगा। और प्रोवाइजो नंबर 2 क्या कहता है, 2 यह कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर के समक्ष अगर आपने कोई कन्फेशन दिया है तो वो यहाँ पर अगर आप उससे मुकर जाते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष तो वो जो पुलिस ऑफिसर के समक्ष दिया वो कन्फेशन है वो रिलीवेंट यहाँ पर नहीं माना जाएगा। और साथ ही यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर कही गई है कि जब भी मजिस्ट्रेट साहब इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपके कन्फेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सह स्वीकृति को ले रहे हैं, तो ऐसे में वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आप जो है इस कन्फेशन को देना चाहते हैं। अगर आप देंगे तो ये आपके अगेंस्ट में यूज
किया जाएगा। और इस तरीके के इस तरीके के कन्फेशन को सह स्वीकृति को रिकॉर्ड करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये वॉलंटरली दिया गया है, किसी भी प्रभाव में तो नहीं दिया गया है। प्रभाव का मतलब है क्या ये फ्रॉडली दिया गया है, किसी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं दिया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा तो नहीं दिया गया है। इन चीज़ों को भी यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब जो है ध्यान में रखेंगे। और साथ ही आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अगर कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ है मजिस्ट्रेट के समक्ष, कन्फेशन वो पुलिस ऑफिसर को दे चुका है और यहाँ पर वो मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करने से मना कर देता है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब जो है उसे पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते, उसे डिटेन नहीं किया जाएगा कि आप कन्फेशन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इस रीज़न पर उसे जो है डिटेन नहीं किया जाएगा। और जो ये कन्फेशन का मैनर क्या होगा, इसके संबंध में आपको कौन से सेक्शन को पढ़ना होगा, सेक्शन नंबर 281 ऑफ सीआरपीसी, जहां पर मैनर दिया हुआ है किस तरीके से कन्फेशन को करना है। और इसके अलावा इसी पर्टिकुलर सेक्शन में, सेक्शन 164 में एक और बात कही गई है अदर स्टेटमेंट की। कन्फेशन का तो हमने पढ़ लिया ये सारी चीजें, अब अदर स्टेटमेंट या इसके अलावा जो स्टेटमेंट बताई गई है वो कौन सी स्टेटमेंट है, तो इसके संबंध में जो है सेक्शंस बताई गई है कि आईपीसी के अंदर अगर आपने 376 में ऑफेंस किया है, इसके पार्ट भी है ए से ई, ए बी सी डी, इस तरीके से आपको जो है देख लेना है। सेक्शन नंबर 354 ए से लेकर डी तक, या फिर सेक्शन नंबर 509 के अंदर अगर आपने ऑफेंस किया है, तो इस तरीके के ऑफेंस में भी अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है तो वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ही रिकॉर्ड की जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 164 की, तो ये हमें यह भी कहता है कि कोई भी पर्सन जो कन्फेस कर रहा है वो मेंटली या फिजिकली जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में असक्षम है, तो इंटरप्रेटेटर जो है नियुक्त कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और इस तरीके की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो या वीडियोग्राफी के द्वारा, यानी कि वीडियोग्राफी के द्वारा भी इस तरीके की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे रिलीवेंट माना जाएगा हमारे 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, इसे रिलीवेंट माना जाएगा। इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरीके से हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम फास्टली क्वेश्चन को कवर करके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, व्हेन द पुलिस सबमिट ए फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी फ्रॉम ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग टू द मजिस्ट्रेट में एक्सेप्ट द सेम, रिजेक्ट द सेम, में रिजेक्ट द सेम और अदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। इन सभी चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है। सेक्शन नंबर 173 जो किस बारे में बात करती है, जो बात करती है रिपोर्ट टू पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीटिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ऑफिसर जो है एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। जब हम बात करते हैं 173 की, तो 173 के अंदर अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जो हमारा सेक्शन नंबर 376 के अंदर आता है, 376 के अंदर आता है, जो कि रेप के ऑफेंसेस की बात करता है, तो ऐसे में अननेसेसरी डिले यहाँ पर नहीं किया जाएगा, फास्ट प्रोसीडिंग करने की कोशिश की जाएगी। 2 महीने की एक समय सीमा यहाँ पर दी गई है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कि 2 महीने के अंदर इस तरीके के रिपोर्ट को तैयार करके मजिस्ट्रेट साहब को जो है उन्हें फॉरवर्ड करना होगा। तो ये समय सीमा पर जो है क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जब हम बात करते हैं कि इस तरीके की रिपोर्ट बनाने का क्या मैनर होगा, तो उसमें जो है पार्टी का नाम होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का क्या नेचर है वो होना चाहिए, उस पर्सन का नाम होना चाहिए जो कि अपीयर हुआ है, जो कि किसी भी फैक्ट के बारे में जानता है, यानी कि विटनेसेस के नाम होने चाहिए। और इसके अलावा अगर उसे अरेस्ट किया गया है तो उसे अरेस्ट कब किया गया था, क्या उसे उस व्यक्ति को बॉन्ड पर रिलीज किया गया है या नहीं किया गया है, विद श्योरिटी किया गया है, विदाउट श्योरिटी किया गया है, या 170 के अंदर उसकी जो है कस्टडी ली गई है। अगर
376 के अंदर ऑफेंस हुआ है तो क्या उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया है या नहीं किया है, उसकी रिपोर्ट वहां पर लगानी होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो है याद रखनी है। इसके अलावा आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को एक बारी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब हम जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं थोड़ा सा फास्टली चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या उसका एग्जैक्ट आंसर है उसके बारे में आपको बताएंगे। अदरवाइज जो वीडियो है काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। फर्स्ट ऑप्शन है द समन इन नेचर बट फाइनली डिटरमाइन द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी। सेकंड ऑप्शन है सॉरी यहाँ पर समन नहीं है, समरी है, समरी इन नेचर, सॉरी गलत प्रोनाउंस कर दिया मैंने। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, समरली इन नेचर एंड डू नॉट फाइनली डिटरमाइन द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी विच आर टू बी फाइनली डिटरमाइन बाय ए सिविल कोर्ट। थर्ड ऑप्शन है substantive in nature and finally determine the right and obligation of the party। और फोर्थ ऑप्शन है substantive in nature and not subject to determine of a right of party by the civil court। हिंदी में समझ लेते हैं, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आदेश उस प्रकृति में है, प्रकृति में सारांश लेकिन अंततः पार्टी के अधिकार और दायित्व को निर्धारित करता है। सेकंड ऑप्शन है प्रकृति में सारांश और अंततः पार्टी के अधिकार और दायित्वों का निर्धारण नहीं करता है, जिन्हें अंततः सिविल न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाना है। थर्ड ऑप्शन है मूल प्रकृति का और अंततः पार्टी के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करता है। और फोर्थ ऑप्शन है प्रकृति में ठोस और सिविल न्यायालय के द्वारा पार्टी के अधिकार के निर्धारण के अधीन नहीं है। तो कौन सा इसका सही जवाब है? जब आप सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी को पढ़ेंगे जो कि बात करता है मेंटेनेंस के बारे में, बच्चों को, पेरेंट्स को, वाइफ्स को, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो इसके संबंध में हमारा कौन सा सही ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। साथ ही मैं आप सभी से ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, मेरी तरफ से अगर कोई भी गलती होती है, किसी क्वेश्चन के बारे में मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट का वो क्वेश्चन गलत ना हो। प्लीज़ ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड। अब किस पर्टिकुलर सेक्शन की बात की गई है सभी को पता होगा, सेक्शन नंबर 25 इससे हमारा डील करता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन? सेक्शन नंबर 2A ऑफ सीआरपीसी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन 21 ऑफ सीआरपीसी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हैव अपॉइंटेड बाय द, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। पुलिस में कैरी आउट ऑन पर्सनल सर्च ऑन अरेस्ट पर्सन किस पर्टिकुलर सेक्शन से डील करता है? सेक्शन नंबर 51 से डील करता है। तो जो भी ये सभी सेक्शंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इन पर्टिकुलर सेक्शन को आपको एक बारी देख लेना है, सब हेडिंग को पढ़ लेना है, एक बारी रीडिंग कर लेनी है ताकि आपको चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो सके। द स्पेशल कोर्ट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, सुपीरियर टू द हाई कोर्ट, सप्लीमेंट्री टू द हाई कोर्ट, इक्वल टू द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर क्या बात की गई है? नॉट सप्लीमेंट्री टू द हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। द पावर अंडर सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी कैन एक्सरसाइज बाय द मजिस्ट्रेट। फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन द पुलिस डिसाइड नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस। सेकंड ऑप्शन है व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। थर्ड है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है हमारा इन सभी में से कोई भी नहीं है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। स्टेटमेंट रिकॉर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 कैन बी यूज इन ए ट्रायल फॉर द contradicting the witnesses, for corroborating the witnesses,
इनकॉर्पोरेटिंग इन द चार्जशीट और डिस्चार्ज द एक्यूज। आप सभी को पता है जब भी 161 के अंदर स्टेटमेंट दी जाती है तो उसके अगेंस्ट में उसे जो है यूज किया जाता है। गवाह का खंडन करने के लिए इस स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। खंडन यानी या कॉन्ट्राडिक्टिंग होती है। जब हम बात करते हैं धारा 161 के तहत जांच के दौरान दर्ज किए गए बयान को मुकदमे में इस्तेमाल किया जाता है गवाह का खंडन करने के लिए कि आपने ये स्टेटमेंट बोली थी, क्या ये सही है या नहीं है। आपने वहां पर तो ये क्रॉस में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। आप सभी को पता है 190 के अंदर यहाँ पर कॉग्निजेंस लेने की पावर मजिस्ट्रेट साहब को दी गई है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए दो चीजें यहाँ पर लिख दी गई है। सीआरपीसी की बात की जा रही है या आईपीसी की, तो सीआरपीसी हम पढ़ रहे हैं तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एडिशन एंड अल्टरेशन ऑफ चार्ज। चार्ज में परिवर्तन हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है। चार्ज भी ऐड किया जा सकता है, एक से ज्यादा उसने एक अपराध कर दिया फिर उसने दूसरा अपराध कर दिया तो चार्ज तो ऐड करना होगा ही। तो ये कौन सी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 216 है, जो कि इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर समन अंडर सेक्शन 61 of the CRPC? First है it is the milder form of the proceeding. Second है it is for the appearance. It is for producing document or thing. और fourth option है all of the above. तो कौन सा इसका सही जवाब है, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। सीआरपीसी की धारा 61 के तहत समन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये सभी सत्य है, ये प्रकृति का एक हल्का रूप होता है दिखावे के लिए, यानी कि दिखावा नहीं है, ये है अपीयरेंस की बात की गई है कि उसको बुलाया जाता है। और तीसरा है यह दस्तावेज या चीजें तैयार करने के लिए होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हिंदी में, क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन में जो है गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए आपको जो चीजें इंग्लिश से हिंदी से समझ नहीं आ रही है उसे आप इंग्लिश लैंग्वेज से समझिए, और जो चीजें आपको इंग्लिश से हिंदी समझ नहीं आ रही इंग्लिश समझिए, इंग्लिश समझ नहीं आ रही आप उसे हिंदी से समझिए। यानी कि डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए समन भेजा जाता है, किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए अपीयरेंस के लिए यहाँ पर समन को भेजा जाता है, जो कि एक हल्का माइल्ड फॉर्म ऑफ प्रोसीडिंग होती है। वारंट आता है तो बंदे जो है डर जाते हैं, समन आता है लेकिन डिफरेंस भी लोगों को पता होना चाहिए, अदरवाइज कोर्ट से कोई भी कागज आता है तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं। अंडर सेक्शन 239 ऑफ सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट कैन, फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेमिंग चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन, सेकंड है डिस्चार्ज द एक्यूज इफ चार्ज आर ग्राउंडलेस, थर्ड है ओपन ट्रायल फॉर द एविडेंस, एंड फोर्थ ऑप्शन है कन्विक्ट द एक्यूज इफ प्लीड गिल्टी। तो कौन सा इसका सही जवाब है, हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब है। सीआरपीसी की धारा 239 के तहत मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, यदि आरोपी निराधार है तो आरोपी को आरोप मुक्त कर देंगे, ग्राउंडलेस है उसका तो उसे डिस्चार्ज कर देंगे, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन मोर देन, कितने समय से ज्यादा, काफी इजी क्वेश्चन है, 24 घंटे से ज्यादा उसे जो है नहीं रखा जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा हमारा सीआरपीसी का सेक्शन है, आप सभी को ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट की। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सेक्शन 59 ऑफ सीआरपीसी द डिस्चार्ज ऑफ अरेस्ट पर्सन बाय द पुलिस ऑफिसर कैन टेक प्लेस, इन हिज ओवन बॉन्ड, ऑन बेल, अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, या फिर ऑल ऑफ देम। तो इसका सभी ऑप्शन सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। सीआरपीसी की धारा 59 में किसमें पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है, अपने ही बंधक यानी उसके बॉन्ड पर, ओवन बॉन्ड पर, बॉन्ड के ऊपर, या स्पेशल ऑर्डर या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के
द्वारा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पुलिस कैन सीक ए बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 109 एंड 1010 ऑफ सीआरपीसी। किससे लेगी? हैबिचुअल ऑफेंडर है जो कि हमेशा उसकी प्रवृत्ति है अपराध करने की, वाइट कॉलर क्राइम करने वाला व्यक्ति है, जेल इन इनमेट्स है, या फिर नॉन ऑफ द अबो है। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि हमारा इस पर्टिकुलर सेक्शन से डील करता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो है हमारा डील करता है। सेक्शन के अनुसार आपको देखते हुए उसका सही जवाब देना रहता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द टाइम प्रिस्क्राइब फॉर फाइलिंग एन एफआईआर? क्या एफआईआर फाइल करने को समय सीमा निर्धारित की गई है? नो टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बात करते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन? कौन सा सेक्शन है डील करता है जो 242 है, 264 है, 237 है, 235 है? तो इससे हमारा डील करता है 242 जो हमारा सेक्शन है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप हमने जो है फास्टली चीज़ों को समझा और कुछ सेक्शन को डिटेल में डिस्कस भी किया है, ताकि उस पर और क्वेश्चन बने तो आपको पता चल जाए किस किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं।